फिर अगला टॉपिक अपने पास आता है रंध्र। क्या? रंध्र। रंध्र में आपके पास मैंने दो डायग्राम दिखा रखे हैं। एक डायग्राम जो ऊपर वाला है ये तो आपके पास क्या है, खुला रंध्र। क्या है? खुला रंध्र। इसमें आप देख सकते हो जो आपके पास मिड पॉइंट है इसको क्या दिखा रखा है, रंध्र। रंध्र का मतलब क्या होता है, छिद्र। फिर आपको साइड में ये गोल गोल सी संरचनाएं दिखा रखी है, इनको बोलते हैं हरित लवक। ठीक है। और जो ऊपर का कोना दिखा हुआ है इसमें आपको क्या दर्शा रखा है, द्वार कोशिकाएं, जो कि आपके पास कैसी हुई हैं, फूली हुई हैं। कैसी हैं ये? फूली हुई हैं। फिर दूसरा आपके पास है बंद रंध्र। क्या है? बंद रंध्र। इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास जो छिद्र है इसको कैसा दिखा रखा है, बंद दिखा रखा है। द्वार कोशिकाएं, इनको भी बंद दिखा रखा है। ठीक है। और आपके साइड में देख सकते हो छोटे छोटे क्या है इसके, हरित लवक। ठीक है। अगर अपन रंध्र के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रंध्र का मतलब क्या है। रंध्र का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र। तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर बहुत सारे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, यानी कि जो आप पेड़ पौधे देखते हो उनके जो पास पत्तियां होती हैं उनके में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। सामान्यतः रंध्र पत्तियों की ऊपरी सतह पर कम एवं निचली सतह पर अधिक होते हैं। देखो बेटा क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये रंध्र ऊपरी सतह पर होंगे तो जो पानी का लेवल होगा ना पेड़ पौधों में कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो प्रकाश होगा ना सूर्य का वो सारा पानी क्या कर लेगा, सोच लेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है। इसलिए हमेशा जो पेड़ों की जो पत्तियों में रंध्र होते हैं वो हमेशा नीचे की साइड होते हैं। ठीक है। निचली सतह पर अधिक होते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट। इन रंध्रों में ऑक्सीजन गैस व CO2 गैस का आदान प्रदान होता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जो रंध्र होता है उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, गैस विनिमय का काम चलता रहता है, तथा जल का वाष्पीकरण भी इन्हीं रंध्रों से होता है। और जो आपके पास एक्स्ट्रा जल होता है ना पेड़ पौधों में वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। फिर आपके पास अगला पॉइंट है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को CO2 की आवश्यकता नहीं हो तो वह इन छिद्रों को द्वार कोशिकाओं की सहायता से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को CO2 की आवश्यकता नहीं हो तो इन छिद्रों को द्वार कोशिकाओं की सहायता से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, रंध्र बंद हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर नहीं प्रवेश करेगी, जिससे जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। ठीक है। फिर आपके पास पत्ती की संरचना है तो वो बुक में एक छोटा सा डायग्राम है वो आप देख लेना। ठीक है। फिर आपके पास आता है अगला टॉपिक, अमीबा में पोषण। देखो अमीबा में पोषण क्या कैसे होता है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव। और हमेशा देखना अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं पाई जाती है। अमीबा के छोटे छोटे कूटपाद निकले हुए होते हैं। क्या निकले हुए होते हैं? कूटपाद। तो क्या करते हैं, जैसे वो खाद्य कण के पास जाएंगे ना, किसके पास? खाद्य कण के पास, तो वो कूटपाद उस खाद्य कण को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। क्या कर लेंगे? ढक लेंगे। और धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर डाल लेंगे। क्या कर लेंगे? धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर डाल लेंगे। इस चीज़ से क्या करते हैं, वो अपने पोषण की प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? पोषण की प्रक्रिया। अगर अपन इसकी परिभाषा देखें तो अमीबा एक कोशिकीय सतह से अमीबा सबसे पहले तो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है। दूसरा देखें, अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी पर्वत यानी कि कूटपाद बोलते हैं की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। आप देख सकते हो आपके पास ये अमीबा का चित्र, यानी कि आपके पास अमीबा का चित्र है। ठीक है। इसमें आपके पास ये क्या है, इसका केंद्रक है, ये बाहर इसका खाद्य कण रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा डायग्राम देखें तो ये इसके पादाप बाहर निकले हुए हैं, इसने क्या किया है, यहाँ पे खाद्य कण को अपने अंदर रख लिया है। और यहाँ पे इसने क्या बना लिया है, तीसरे डायग्राम में खाद्य रिक्तिका बना ली है। देख सकते हो आप क्या बना लिया है इसने यहाँ पे, खाद्य रिक्तिका। फिर चौथा देखते हो आप कि यहाँ पे जो अमीबा है पहले जैसा था वैसे नॉर्मल आकृति में आ चुका है। और यहाँ पे अपशिष्ट के द्वारा इसने क्या किया है, जो खाद्य कण जो इसने खाद्य ग्रहण किया था और उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचा था उसको क्या किया, इसने बाहर निकाल दिया है। ये है आपके पास अमीबा में पोषण। फिर हम इसी में पोषण आपके टॉपिक नहीं दे रखा है NCERT के सिलेबस में, तो अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आपके पास अगर अगला पॉइंट देखें तो आपके पास अगला पॉइंट ये है कि यह प्रवर्ध भोजन के कणों को छोड़कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर कर क्या बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल खाद्य पदार्थ को किसमें बना दिया जाता है, सरल खाद्य पदार्थों में बना दिया जाता है। सरल खाद्य पदार्थ कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं, यानी कोशिका द्रव में मिल जाते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, यानी कि बचा हुआ भोजन या बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है अपने पास मनुष्य में पोषण। इससे रिलेटेड आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखिए तो मनुष्य में जो आप भोजन करते हो, जो मनुष्य भोजन करता है तो
जो आपको उस भोजन से ऊर्जा मिलती है उसको, उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो किस प्रकार होती है, सबसे पहले तो उस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन पढ़े तो जो मानव पाचन तंत्र होते हैं ना, उनके अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो मुख होता है, ठीक है, फिर जिह्वा होती है, फिर दांत होते हैं, ग्रसिका, मांस्य, छोटी आंत, आंत, ठीक है, बड़ी आंत, डायफ्राम, गुदा द्वार आदि। ये क्या होते हैं आपके पास मनुष्य में अंग होते हैं, जिनकी सहायता से मनुष्य में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, और अगर अपन पाचन तंत्र की परिभाषा देखें तो अंगों का वह समूह है, ये सारे क्या हैं, अंग हैं। तो इन अंगों का वह समूह है जो भोजन की पाचन क्रिया करता है। इन अंगों का एक समूह बन गया है, क्योंकि सभी अगर भोजन का पाचन होना है तो इन सभी अंगों का योगदान होना क्या है, जरूरी है। तो अंगों का वह समूह जो भोजन की पाचन की क्रिया करता है, क्या कहलाता है आपके पास, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है पाचन, यानी कि डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले भोजन में मौजूद वृहद अविलेय अणुओं को, वृहद का मतलब बड़े, अविलेय अणु का मतलब क्या होगा, बड़े ऐसे अणु जो विलय न हो, ठीक है, उनको सरल विलय अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी पाचन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पाचन से पहले कि इनके कौन कौन से चरण होंगे ऐसे जिनसे पाचन की क्रिया होगी। ठीक है, आप भोजन को जब खाते हो तो वो कौन सी प्रक्रिया है, कहाँ से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो भोजन में पाचन का अगर अपने पास जो टॉपिक निकल के आता है वो होता है पोषण के चरण। पहला आपके पास अंतर्ग्रहण, ठीक है, दूसरा है आपके पास पाचन, ठीक है, तीसरा होता है आपके पास अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है विसर्जन। इन सब टॉपिक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन मानव पाचन तंत्र की बात करें तो अगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मानव पाचन तंत्र का आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सचित्र वर्णन के नाम से ही क्वेश्चन आएगा और लगभग ये 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो सबसे पहले अगर अपन मानव पाचन तंत्र की संरचना देखें तो थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ। ये रहा आपके पास मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई, जिह्वा हो गई। ठीक है, ये आपके इसके अंदर का भाग क्या हो गया, मुख हो गया। ये आपके पास क्या हो गई, गर्सनी होगी। ये क्या हो गई, ग्रासिका हो गई। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया बेटा, डायफ्राम हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, अमाशय। ये आपके पास क्या हो गया, पित्ताशय। ये क्या हो गई आपके पास, यकृत। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, अग्नाशय। ये क्या हो गया आपके पास, बड़ी आंत। ये क्या हो गई, छोटी आंत। ये क्या हो गई, मलाशय। और ये क्या हो गया, मलद्वार। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो क्या है, मानव पाचन तंत्र के भाग है। क्या है, मानव पाचन तंत्र के भाग। अगर अपन मानव पाचन तंत्र में कुछ टॉपिक्स को पढ़े तो देखो, भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट होता है। जैसे आप एक खाने के निवाले को मुंह में डालते हो तो वहीं से भोजन का पाचन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। ठीक है, जैसे आप भोजन खाते हो तो जैसे आपने मुख के अंदर भोजन डालते हो तो वैसे ही क्या होंगे, आपके जो जो दांत होंगे वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। फिर लाला ग्रंथि के द्वारा भोजन को कैसा बना दिया जाता है, लसलसा। कैसा बना दिया जाता है, लसलसा। हमारे मुंह में लार या लाला रस बनाती है, जिसे लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। ठीक है, दोबारा देखो, लाला ग्रंथि ये क्या होती है, हमारे मुंह में लार या लाला रस बनाती है। ठीक है, जिसमें लार एमिलेज नामक क्या होता है, एंजाइम होता है। लार एमिलेज नामक क्या होता है बेटा, एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, जटिल मंड को, यानी कि जो कठोर स्टार्च होता है, जो मोटे मोटे कण होते हैं उनको क्या करता है, शर्करा में विघटित कर देता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, इसको शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है आपके पास एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, ये प्रोटीन अणु होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये प्रोटीन से बने हुए अणु होते हैं जो जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, यानी कि ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं तथा खुद कभी भी खत्म नहीं होते या खर्च नहीं होते। ये कभी भी एंजाइम्स आपके पास समाप्त नहीं होंगे, हमेशा एंजाइम्स बनते ही रहेंगे। और आपके पास ग्रसिका हो गई, इनको गीला रखने में क्या करता है, सहायता करते हैं। ठीक है, जिससे ध्वनि उच्चारण अच्छे से हो सके। ठीक है, फिर आता है आपके पास लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कि लार में उपस्थित आपके पास टॉयलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो आप क्या करोगे आंसर, स्टार्च का। या स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो टायलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। फिर आता है आपके पास जीभ। जीभ लार को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ठीक है, मुख से होकर भोजन गर्सिका से होता है, किस में जाता है, अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, ये बात भी। गर्सिका में किसी तरह का पाचन नहीं होता है, नहीं गर्सिका में कोई पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास अमाशय। यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के आकार का होता है, और जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करते हो इसका आकार क्या हो जाता है,
फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है। अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाएंगी अमाशय की दीवारों में? जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियों से ही जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस। जठर रस में मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम, जो आपके पास पेप्सिन नामक एंजाइम है, वो वह क्या उपस्थित होते हैं? श्लेष्म में उपस्थित होता है। ठीक है। अब इनके कार्य देखो बेटा क्या क्या होता है। अमाशय की भित्ति में 3 बेलनाकार जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। कितनी? 3 बेलनाकार जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जैसे मान लो HCl एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की सहायता करता है। किसकी सहायता कर देगा ये? पेप्सिन एंजाइम की, जिससे भोजन का पाचन अच्छे से हो सके। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया व हानिकारक पदार्थों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है। ठीक है। फिर आगे देखो, पेप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन का पाचन होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके, जो आपके पास पेप्सिन एंजाइम का काम का क्या होता है बेटा? ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है ये? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। फिर आता है आपके पास श्लेष्मा का क्या कार्य होता है? श्लेष्मा अमाशय में आस्तर को, यानी कि जो आपके पास अमाशय का आंतरिक स्तर होता है ना, तो क्या होता है, जैसे HCl अम्ल आता है तो ये सबसे खतरनाक अम्ल होता है। ठीक है। तो ये आपके अमाशय की इंटरनल जो आपके पास दीवार होती है उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपके पास श्लेष्मा, ठीक है, होती है। ठीक है। क्या होती है? श्लेष्मा होती है, जो HCl से हमारे अमाशय को क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। ठीक है। अब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अमाशय से निकलकर कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। क्या होती है? ये आहार नाल की सबसे लंबा भाग होती है। कितना होता है? लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है। यह अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है और यहाँ पे अपने अपन ने जो खाना खाया है उसका पूर्ण पाचन समाप्त हो जाता है। यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। छोटी आंत में 2 ग्रंथियों से पाचक रस प्राप्त होता है। एक तो होती है आपके पास यकृत, दूसरी होता है आपके पास अग्नाशय। यकृत होता है, उससे कौन सा रस निकलता है? पित्तरस। कौन सा? पित्तरस, जो कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में। और आपके पास दूसरा है अग्नाशय। अग्नाशय में कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी रस। कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी रस। ठीक है। फिर आपके पास अगला पॉइंट आता है यकृत। यकृत क्या होता है? इसमें कौन सा रस निकलता है? पित्तरस निकलता है। पित्तरस का भंडारण कहाँ होता है बेटा? पित्ताशय में। अभी मैंने बताई आपको ये बात। अब पित्तरस के कार्य देखो क्या होते हैं। पित्तरस के 2 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 2 कार्य। पहला कार्य देखो, अमाशय में आने वाले आंशिक रूप से पचे हुए भोजन जो आपके पास कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसको कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। ठीक है। ताकि अग्नाशय से आने वाले एंजाइम उस पर अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, पित्त लवण भोजन में मौजूद वसा को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। आपके पास जो वसा होता है, ठीक है, तो वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? आपके छोटी आंत में। तो ये क्या करता है? इसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, जिसको क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। जिससे इन पर एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। फिर अपने पास अगला पॉइंट आता है कि अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है? अभी बताया मैंने, अग्नाशय रस स्रावित करता है। ठीक है। इसमें मौजूद ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। वह लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। वह लाइपेज एंजाइम किसका काम करेगा? इमल्सीकृत वसा का पाचन है, कि आपके पास जो छोटी छोटी वसा की गोलियां बनी थी उनका पाचन कौन करेगा? आपके पास लाइपेज नामक एंजाइम। ठीक है। फिर छोटी आंत की भित्तियों में ग्रंथियां होती हैं जो आंतरस को स्रावित करती हैं। इनमें उपस्थित एंजाइम, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपके शरीर में भोजन का पाचन होगा तो आपके पास प्रोटीन किस में बदल जाएगा? एमिनो में। ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेंगे? ग्लूकोज में। वसा को वसा अम्ल तथा गिल्सरोन में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? आपकी पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? संपूर्ण हो जाती है। फिर आपके पास अगला पॉइंट आता है अवशोषण। क्या? अवशोषण। अवशोषण देखो क्या होता है। छोटी आंत में आंतरिक आय स्तर पर बहुत सारी कुंडलित अंगुली के समान पर्वत निकले होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम। छोटी आंत में आंतरिक आय स्तर पर बहुत सारी अंगुली के समान क्या निकले हुए होते हैं? पर्वत निकले होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। ये दीर्घरोम भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जिससे पचे हुए भोजन का अवशोषण जल्दी हो सके, यानी कि उसमें उपस्थित जो भी जल की मात्रा है वो अच्छे से अवशोषित कर ली जाए। फिर अगला टॉपिक निकल के आता है, दीर्घरोम में बहुत ज़्यादा संख्या में रुधिर वाहिकाएं मौजूद होती हैं। क्या पाई जाती है इनमें? रुधिर वाहिकाएं। ये रुधिर वाहिकाएं पचे हुए भोजन को पूरी तरह से शरीर तक ले जाती है। जो आपके पास पचा हुआ भोजन होते हैं, जो उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर के प्रत्येक भाग तक ये वाहिकाएं पहुंचा देती हैं। फिर आता है आपके पास अगला टॉपिक स्वांगीकरण। क्या आता है? स्वांगीकरण। तो इसमें देखो बेटा, भोजन के अवशोषण के पश्चात स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? भोजन के अवशोषण के पश्चात किसकी प्रक्रिया होगी? स्वांगीकरण की। कोशिकाएं, सेल्स बोलते हैं कोशिकाओं को, कोशिकाएं इस प्रक्रिया में पचे हुए भोजन को खुद में विलीन करके जीव द्रव्य का हिस्सा बना लेती है। जो सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, वो पचे हुए भोजन
जो होता है वो उसको खुद में विलीन कर लेती है, खुद में घोल लेती है। और अपच पदार्थ छोटी आंत से बड़ी आंत की ओर बढ़ता है और तथा बड़ी आंत में मौजूद दीर्घ इसमें से जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है। अपच भोजन मलाशय में एकत्रित हो जाता है। कहाँ हो जाता है अपच भोजन यानी कि जो आपके पास अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ आ जाता है, मलाशय में। और फिर विसर्जन की क्रिया द्वारा अपचित भोजन को गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपके पास बेटा एक तरीके से मानव पाचन तंत्र है। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, एकदम ईजी टॉपिक है। फिर अगला जो आपके पास टॉपिक निकल के आता है आगे तो शायद है नहीं, आपके इतना ही है। तो बेटा एकदम ईजी टॉपिक है, पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, एकदम ईजी नोट्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजना है टॉपिक, एकदम सारे के सारे ईजी टॉपिक्स हैं।